नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी सहयोग जीके में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि प्रथम प्रश्न पत्र जो कि आपके बच्चे और बचपन जो विषय है वो आपके कुल 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, जिसमें से आंतरिक मूल्यांकन यानी वाइवा 30 नंबर का होगा और बाह्य मूल्यांकन यानी लिखित परीक्षा के 70 नंबर की होगी। तो आपके प्रश्न पत्र जो प्रथम प्रश्न पत्र हैं उसमें इकाई 3 जो कि बाल विकास के परिप्रेक्ष्य में जो आपके 10 नंबर की आएगी, इसके शॉर्ट नोट्स पर हम बात करेंगे। तो आप ये सभी सब्जेक्ट के सभी विषय के सभी इकाइयों के नोट्स के वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बाल विकास की कोई परिभाषा लिखिए। तो बाल विकास की परिभाषा जैसे कि एक विद्वान हुआ हरलोक, जिसके अनुसार बाल विकास बड़े होने तक के ही सीमित नहीं है, वस्तुतः यह तो व्यवस्थित तथा समानुगत प्रगतिशील क्रम है। अगला देखते हैं दोस्तों, बाल विकास की अवधारणा में क्रमबद्धता, जो क्रमबद्ध पद को समझिए। जो क्रमबद्धता है वह क्या है? तो विकास को स्पष्ट करने के लिए 3 पदों का महत्व है। जो पहला है प्रगतिशील, दूसरा है क्रमबद्ध और तीसरा है सुसंबद्ध। इनमें से क्रमबद्ध का तात्पर्य विकास की क्रिया क्रमवार अर्थात कोई विशेष परिवर्तन एक निश्चित परिवर्तन के बाद घटित होता है। क्रमबद्धता क्या है? बाल विकास में जो एक विकास का जो क्रम होता है उसी को क्या कहते हैं? क्रमबद्धता। तो देखते हैं दोस्तों आगे कि जैसे कि देखते हैं इसमें विकास के क्रम में बच्चा पहले पेट के बल खिसकता है, फिर बैठता है, फिर खड़ा होना और फिर चलना सीखता है। इसी तरह इन क्रियाओं को का जो एक निश्चित क्रम होता है उसी को क्या कहते हैं? क्रमबद्धता। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। ये एक नंबर का प्रश्न आ सकता है कि बीजावस्था कितनी अवधि की होती है? तो बीजावस्था गर्भधान से 2 सप्ताह की होती है। टीन एज किसे कहते हैं? तो टीन एज 13 से 19 वर्ष तक की आयु अवधि को पाश्चात्य विद्वानों ने टीन एज का नाम दिया। इसमें देख लो, अपन जैसे इंग्लिश में बोलते हैं 13, 14, 15, 16, तो तीन लगा हुआ है। ठीक है, जो 19 फिर 20 आता है, जो 19 आता है। ठीक है, तो 13 से 19 तक, इसीलिए इस एज को अपन क्या कहते हैं? टीन एज कहा जाता है। अगला देखते हैं दोस्तों, पारिस्थितिकी किसे कहते हैं? तो वह भौतिकी वातावरण पर्यावरण जिसमें व्यक्ति जीवन यापन करता है, जो पारिस्थितिकी कहलाता है। जो अपने आसपास का जो भी वातावरण है जिसमें व्यक्ति जो जीवन यापन करता है उसी को क्या कहते हैं? हम पारिस्थितिकी कहते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, बालक के विकास पर जनसंचार माध्यमों का क्या प्रभाव पड़ता है? तो वर्तमान समय में जनसंचार माध्यमों जैसे कि टेलीफोन, रेडियो, अखबार, पत्रिकाएं आदि का प्रभाव विकास के सभी पहलुओं पर देखा जा सकता है। परंतु प्रश्न यह है कि क्या ये माध्यम सदैव ही बच्चों के विकास पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं? अगर देखा जाए तो जनसंचार के ये माध्यम बच्चों के विकास पर सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही तरह के प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के तौर पर टेलीविज़न पर अनेक प्रकार के कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, जैसे कि मनोरंजक कार्यक्रम, सूचना एवं ज्ञान आधारित कार्यक्रम, सामाजिक अच्छाइयों तथा बुराइयों पर आधारित कार्यक्रम, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि। अगला देखते हैं दोस्तों, बालक के विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश के प्रभाव को समझाइए। जैसे आनुवंशिकता और परिवेश होता है, वह बालक के विकास में क्या भूमिका उसकी रहती है या फिर उस विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसको अपन देखते हैं। पहला है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता, प्रत्येक बच्चा कुछ जन्मजात गुणों को लेकर पैदा होता है। दूसरे शब्दों में आनुवंशिकता हमें क्षमताएं देती है। इसी से बच्चे को रंग रूप आकार बुद्धि आदि विशेषताएं प्राप्त होती हैं। बच्चों में जन्म से ही कुछ क्षमताएं होती हैं जो उन्हें भाषा सिखाने में मदद करती है। अतः आनुवंशिकता व्यक्ति में माता पिता से प्राप्त विशेषताओं की उसके व्यक्तित्व में एवं व्यवहार में या योगदान रहता है, भूमिका रहती है या फिर योगदान रहता है। अगला देखते हैं परिवेश। परिवेश, बालक में परिवेश, पालन पोषण के तरीके, प्रेमपूर्ण रिश्ते, आहार, परिवार, स्कूल, मित्र, स्वास्थ्य की देखभाल आदि ही समस्त नए प्रकार के सीखे गए व्यवहार क्रियाओं और कौशलों के लिए उत्तरदायी होता है। भाषा
आदतें, रुचियाँ, परंपराएं, कौशलों एवं अन्य योग्यताओं का विकास परिवेश में ही होता है। अगला देखते हैं दोस्तों, शिक्षक के लिए बाल विकास के अध्ययन की क्या आवश्यकता है। तो सामग्री का चयन तथा व्यवस्था, अध्यापक को कार्य, छात्र को नवीन ज्ञान तथा कौशल का प्रशिक्षण देना है। प्रत्येक स्तर पर ज्ञान को प्रदान करने के लिए अनेक विधियों का अपनाना पड़ता है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को शिक्षण सामग्री के उचित चयन तथा उसकी व्यवस्था का ज्ञान कराता है। दूसरा है सीखने की क्रिया का मार्गदर्शन प्रदर्शन। अध्यापक की नियमन, अध्ययन, पठन, निरीक्षण, सूत्र के अनुसार अपनी पाठ्य सामग्री को संजोकर छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है। प्रत्येक बालक के सीखने का ढंग अलग होता है। अध्यापक को सीखने की क्रिया के मार्ग प्रदर्शन का ज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान ही देता है। तीसरा है मूल्यांकन। अध्यापक जो भी ज्ञान देता है उसका प्रभाव तथा उस ज्ञान के कारण बालकों में क्या व्यावहारिक परिवर्तन हुए हैं इसकी जानकारी शिक्षा मनोविज्ञान ही देता है। तो अपन ने ये 3 जो कारक थे, ठीक है, शिक्षक के लिए जो बाल विकास के अध्ययन की जो आवश्यकता थी, क्या क्या आवश्यकता पड़ सकती है शिक्षक के लिए, जो शिक्षक अगर बच्चों को पढ़ाता है तो बच्चों के लिए ऐसी क्या क्या आवश्यकता है कि शिक्षक को पता होनी चाहिए, तो वो अपन ने देखी। तो आज अपन ने प्रश्न पत्र, जो प्रथम प्रश्न पत्र है, इस पर अपन ने बात की इकाई 3 बाल विकास के परिप्रेक्ष्य में, और ये आपके 10 नंबर की आएगी। तो आशा करता हूँ कि ये शॉर्ट नोट्स आपको पसंद आए होंगे, और ऐसे ही सारे सब्जेक्ट और सारी इकाइयों के शॉर्ट नोट्स देखने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाइए और आप सभी सब्जेक्ट के सभी इकाइयों के शॉर्ट नोट्स के वीडियो देख सकते हैं। तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन BSTC या फिर 3rd ग्रेड जो शिक्षक भर्ती है या फिर रीट है, इनके लिए जो भी आप BSTC के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको नोटिफिकेशन के लिए या फिर कोई भी सब्जेक्ट में कोई सा भी वीडियो देखने के लिए आप अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जो कि इसका नाम है स्टडी सहयोग GK। इसको सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप शेयर भी कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।